हेलो फ्रेंड्स, दिस इज राशिद जहांगीर एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम एक वेब एप्लीकेशन को डाटाबेस के साथ कैसे कनेक्ट करते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आज के इस टॉपिक के लिए हम ASP.NET एप्लीकेशन यूज़ करेंगे और डाटाबेस के लिए हम माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर यूज़ करेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि ASP.NET का कोड हमारे पास IIS सर्वर पे या इंटरनेट इन्फॉर्मेशन सर्वर पे एग्जीक्यूट होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि हर वेब एप्लीकेशन के लिए एक सर्वर को रिक्वेस्ट सेंड होती है, क्योंकि अब हम एक लोकल एप्लीकेशन बना रहे हैं तो उसके लिए हमारे पास एक लोकल कंप्यूटर में वेब सर्वर इंस्टॉल है जिसका नाम IIS है। तो जब भी हम ASP.NET एप्लीकेशन बनाएंगे तो ये एप्लीकेशन किस सर्वर पे एग्जीक्यूट होगी? IIS सर्वर पे एग्जीक्यूट होगी। और जब हम इस एप्लीकेशन में डाटाबेस यूज़ करेंगे या डाटाबेस के साथ कनेक्ट करना चाहेंगे तो हम उसके लिए माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर यूज़ करेंगे। तो ये वाला वेब सर्वर कम्युनिकेट करेगा किसके साथ? वेब सर्वर के साथ। क्योंकि अब इस वेब सर्वर में मल्टीपल डाटाबेसेस होती हैं तो इस एप्लीकेशन को मेंशन करना पड़ता है कि आप किस डाटाबेस के साथ इंटरेक्ट करेंगे। तो इसके लिए हम एक कनेक्शन स्ट्रिंग बिल्ड करते हैं। तो जब भी हम ASP.NET की एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं तो हमारे पास एक XML फाइल जिसका नाम web.config होता है वो क्रिएट हो जाती है। ये वाली फ़ाइल हमारे पास एप्लीकेशन से रिलेटेड जो सेटिंग्स होती हैं उसको स्टोर करती है। तो अब हम इस फाइल के अंदर जाके अपनी कनेक्शन स्ट्रिंग को मेंशन करते हैं। तो कनेक्शन स्ट्रिंग के अंदर या इस कनेक्शन स्ट्रिंग में हमारे पास दो एट्रीब्यूट्स होते हैं, एक नेम और दूसरा कनेक्शन स्ट्रिंग। नेम मेंशन करता है कि इस कनेक्शन स्ट्रिंग का नाम क्या है, और कनेक्शन स्ट्रिंग में हम चार चीज़ें मेंशन करते हैं कि आपका डाटा सोर्स यानी कि आपके वेब सर्वर का नाम, और दूसरे नंबर पे हम इनिशियल कैटलॉग या डाटाबेस का नाम मेंशन करते हैं कि उस सर्वर में आपने किस डाटाबेस से कनेक्ट होना है, और थर्ड नंबर पे हम यूज़र नेम और पासवर्ड मेंशन करते हैं। तो अब इस कनेक्शन स्ट्रिंग को आपने CS फाइल में गेट करना हो तो उसके लिए आप ये वाली लाइन लिखते हैं। तो उसके लिए आप कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर का ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं और इसके अंदर आप उस कनेक्शन का नाम लिखते हैं जो आपने web.config के नेम टैग के अंदर यूज़ किया था। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे CON लिखा था, तो यहाँ पे गेट करने के लिए भी मैंने CON यूज़ किया है। तो अब आपने तीन चीज़ें याद रखनी है कि जब भी आपने वेब एप्लीकेशन को डाटाबेस के साथ कनेक्ट करना है तो सबसे पहले आपने कमांड क्रिएट करनी है। पहले आप कमांड बनाएंगे और उसके बाद आप कनेक्शन को ओपन करेंगे, और थर्ड नंबर पे आप डाटा को रीड करेंगे। तो डाटा रीड करने के लिए आप रीडर या अडॉप्टर का ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे। तो एक्चुअल में आपके पास चार ऑब्जेक्ट्स यूज़ होते हैं, SQL कमांड का ऑब्जेक्ट और SQL कनेक्शन का ऑब्जेक्ट और SQL रीडर या SQL अडॉप्टर का ऑब्जेक्ट यूज़ होता है। अब आपको यहाँ पे कोड नज़र आ रहा है, इस कोड के अंदर मैंने एक यूज़र डिफाइन फंक्शन यूज़ किया है। अब इस यूज़र डिफाइन फंक्शन में जो पैरामीटर पास हो रहा है वो एक स्टोर प्रोसीजर का नाम है, यानी कि ये क्यूरी का नाम है। यहाँ पे आप स्टोर प्रोसीजर भी पास कर सकते हैं या आप एक सिंपल क्यूरी भी पास कर सकते हैं। जबकि ये मेथड हमारे पास रिटर्न क्या करवा रहा है? SQL कमांड का ऑब्जेक्ट रिटर्न करवा रहा है। अब इससे नीचे अब आप देखें तो यहाँ पे मैंने मेंशन किया है कि ये जो कमांड है वो किस टाइप की है, क्या ये सिंपल टेक्स्ट क्यूरी है या आपके पास ये स्टोर प्रोसीजर है। तो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि यहाँ पे मैंने मेंशन किया है कि ये स्टोर प्रोसीजर का नाम है। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन में मैंने यहाँ पे बताया है कि स्टोर प्रोसीजर का नाम क्या है, जो कि एज ए पैरामीटर पास हुआ था। तो जब आपने कमांड बना ली तो मैंने कहा था उसके बाद आपने अपने डाटाबेस के साथ कनेक्शन को ओपन करना है। तो अब आप क्या करेंगे, जो आपने सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर के थ्रू एक स्ट्रिंग क्रिएट की थी, अब उस स्ट्रिंग को SQL कनेक्शन के ऑब्जेक्ट में यूज़ करेंगे। तो अब आपको पहली लाइन में देख रहे हैं कि मैंने SQL कनेक्शन का ऑब्जेक्ट बनाया और उस ऑब्जेक्ट के अंदर मैंने उस कनेक्शन स्ट्रिंग को पास किया। जब आपने SQL कमांड क्रिएट कर ली तो उसके बाद यहाँ पे मैं एक मेथड बना रहा हूँ रीड कमांड के नाम से। अब ये वाला मेथड एक्चुअल में हमारे डाटाबेस के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। अब जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि इसमें हम SQL कमांड एज ए पैरामीटर पास कर रहे हैं जो हमने लास्ट मेथड में क्रिएट की थी, और उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन में मैं कनेक्शन क्रिएट कर रहा हूँ। अब आपको यहाँ पे एक आर्गूमेंट नज़र आ रहा है, ये वो आर्गूमेंट है जो हमने कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर के थ्रू गेट किया था। अब इसको मैं पास करूँगा एज ए आर्गूमेंट SQL कनेक्शन के ऑब्जेक्ट में, और जब ये कनेक्शन बन जाएगा तो अब उसके बाद मैंने डाटा को रीड करना है। तो रीड के लिए हम दो ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं, SQL अडाप्टर और SQL रीडर का। तो अब आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि यहाँ पे मैंने SQL अडाप्टर का ऑब्जेक्ट यूज़ किया है, और इस SQL अडाप्टर में मैंने
कमांड को पास कर दिया है एज ए पैरामीटर। अब ये हमारे पास जो रिटर्न करवा रहा है वो डाटा सेट रिटर्न करवा रहा है। अब यहाँ पर लास्ट ब्लॉक में आप नज़र आ रहे हैं कि ये वाला लास्ट ब्लॉक एक्चुअल में हमारे पास कनेक्शन को ओपन करता है और वहाँ पे जाके हमारे क्वेरी को एग्जीक्यूट करता है और रिज़ल्ट हमारे पास किस में स्टोर करवा देता है, डाटा सेट के ऑब्जेक्ट में रिज़ल्ट स्टोर करवा देता है। इसी तरह हम एसक्यूएल डाटा रीडर को भी यूज़ कर सकते हैं डाटा को रीड करने के लिए, लेकिन यहाँ पे एसक्यूएल डाटा रीडर सिर्फ डाटा को रीड करता है, राइट नहीं करता, जबकि एसक्यूएल अडाप्टर का ऑब्जेक्ट हमारे पास डाटा रीड भी करता है और राइट भी करता है। अब जब एसक्यूएल अडाप्टर को हमने यूज़ किया तो उसने हमारे पास रिटर्न क्या करवाया था, डाटा सेट। अब डाटा सेट का ऑब्जेक्ट हमारे पास मल्टीपल टेबल्स को स्टोर करवा सकता है, जैसा कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि इस डाटा सेट्स के ऑब्जेक्ट में हमारे पास 2 टेबल स्टोर हैं। तो अब हमारे पास टेबल जीरो इंडेक्स पे भी हमारे पास एक टेबल पड़ी है और फर्स्ट इंडेक्स पे भी हमारे पास एक टेबल पड़ी है। अगर आपने सब्जेक्ट्स के टेबल का सेकंड कॉलम उठाना हो तो आप ये सिंटैक्स लिखेंगे, और अगर आपने सेकंड टेबल का सेकंड कॉलम उठाना हो तो आप ये सिंटैक्स लिखेंगे। तो अब आप डाटा सेट्स के ऑब्जेक्ट को टेबल्स के ऊपर इटरेट कर सकते हैं और अपने टेबल्स के अंदर क्या डाटा पड़ा है उसको देख सकते हैं। तो चलें अब लास्ट में हम एक एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं कंप्यूटर पे और देखते हैं कि कैसे हमारी वेब एप्लीकेशन डाटाबेस के साथ इंटरेक्ट करती है। तो सबसे पहले हमें क्योंकि डाटाबेस क्रिएट करनी है तो डाटाबेस के लिए मैं ये ERD यूज़ करूँगा। अब इस ERD की बेस पे आप माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर के अंदर अपना डाटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। तो चलें अब पहले हम डाटाबेस क्रिएट करते हैं और उसके बाद उस डाटाबेस को कैसे कनेक्ट करना है हमारी एप्लीकेशन में वो देखते हैं। तो अब आपने ERD से अपनी डाटाबेस क्रिएट कर लिया माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर में। अब हमने डाटा इंपोर्ट करना है जो कि एक्सेल फाइल में है। हमने एक्सेल फाइल से अपना डाटा लेके जाना है किधर, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर में। तो उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे आपको एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है और उसको इंस्टॉल करना है। जब आप ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेंगे तो उसके बाद आप एक्सेल डाटा को इंपोर्ट कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर में। तो चलें अब हम एक्सेल डाटा को इंपोर्ट करके देखते हैं माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर में। आप अपने डाटाबेस पे राइट क्लिक करेंगे और टास्क में जाके इंपोर्ट डाटा होगा, इंपोर्ट डाटा पे क्लिक करेंगे और उसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है कि आप किस सोर्स से डाटा इंपोर्ट करना चाह रहे हैं। तो अब आप क्योंकि एक्सेल फाइल से डाटा इंपोर्ट करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। अब यहाँ पे मैं फ़ाइल का पाथ दूंगा। अब फाइल का पाथ मेरे पास यहाँ पे ये वाली फ़ाइल है तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगा। अब उसके बाद यहाँ पे ये चेक करना है कि आपकी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाइल क्या उसमें फर्स्ट जो रो है वो कॉलम रो है या नहीं। अब क्योंकि हमारे पास जो एक्सेल फाइल है इसमें पहली रो कॉलम रो है तो इसको मैं चेक कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे। अब हमने पहले सोर्स सेलेक्ट किया था, अब हमने डेस्टिनेशन सेलेक्ट करनी है। अब डेस्टिनेशन के लिए आप क्योंकि हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर है तो यहाँ पे मैं एसक्यूएल सर्वर सेलेक्ट करूँगा और डाटा कौन सा डाटाबेस सेलेक्ट करेंगे एम्प्लॉइज़ का, और इसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे। अब क्योंकि 5 शीट में हमारे पास डाटा पड़ा है, हमारी डाटाबेस में 5 टेबल्स हैं और शीट भी हमारे पास 5 हैं, तो इस वजह से हर शीट में एक टेबल है। तो 5 की 5 टेबल या शीट्स मैंने सेलेक्ट कर ली। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे और इसको एग्जीक्यूट करेंगे हम। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक्सेल डाटा इंपोर्ट हो गया है किस में, एसक्यूएल सर्वर में। अब यहाँ पे जो आप टेबल देख रहे हैं, अब आप यहाँ पे शीट्स का डाटा भी देख रहे हैं। अब हमने ये शीट्स कॉपी करनी है कहाँ पे, अपने टेबल्स में। तो पहला टेबल हमारे पास क्या है, इंडिपेंडेंट टेबल हमारे पास डिपार्टमेंट्स का है। तो मैं डिपार्टमेंट्स के टेबल में डाटा इंसर्ट करवाता हूँ। तो उसके लिए मुझे ये कमांड लिखनी पड़ेगी, सेट आइडेंटिटी इंसर्ट। तो यहाँ पे मैं ये कमांड लिखूँगा और इसके बाद कॉलम टेबल का नाम लिखूँगा। टेबल का नाम हमारे पास डिपार्टमेंट्स है और इसको मैं ऑन कर दूँगा। और इसके बाद इसी कमांड को मैं दोबारा से कॉपी करता हूँ और कॉपी करने के बाद इसी कमांड को मैं फिर से लिखूँगा, तो इसको कमांड को मैं ऑफ़ कर दूँगा। इसके दरमियान मैंने डाटा इंसर्ट करना है। तो यहाँ पे मैं इंसर्ट कमांड लिखूँगा, इंसर्ट इनटू डिपार्टमेंट्स, और इसके बाद कॉलम्स को लिखूँगा आईडी और डिपार्टमेंट नेम। और इसके बाद मैंने डाटा सेलेक्ट कहाँ से करना है, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम। अब क्योंकि ये डाटा शीट 2 में पड़ा है तो शीट 2 में लिखूँगा शीट 2 और इसके बाद हमारे पास आएगा $। अब इसको मैं कमांड को एग्जीक्यूट करूँगा
तो अब आप देख सकते हैं कि 5 रो इफ़ेक्ट हो गई हैं। अब इसी तरह मैं डेजिग्नेशन के टेबल में भी यही काम करूँगा कि डेजिग्नेशन के टेबल में इसको कॉपी कर लेता हूँ मैं, और यहाँ पे मैं रिप्लेस कर रहा हूँ डेजिग्नेशन को डिपार्टमेंट के साथ। तो यहाँ पे कॉलम का नेम आएगा आईडी और उसके बाद डेजिग्नेशन नेम, और ये हमारे पास डाटा पड़ा है शीट 3 में, तो यहाँ पे मैं शीट 3 सेलेक्ट करूँगा और इसको एग्जीक्यूट कर दूँगा। तो यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि 4 रोज़ इफ़ेक्ट हो गई हैं। अब इसके बाद हमारे पास सब्जेक्ट्स हैं, तो यहाँ पे सब्जेक्ट्स लिखूँगा मैं और यहाँ पे भी रिप्लेस करूँगा इसको सब्जेक्ट्स से। तो सब्जेक्ट्स के टेबल में मैंने डाटा स्टोर करवाना है, तो यहाँ सब्जेक्ट्स का टेबल आ जाएगा और इसमें कॉलम है हमारे पास सब्जेक्ट नेम। अब ये क्योंकि शीट 4 में पड़ा है डाटा, तो यहाँ पे मैं शीट 4 सेलेक्ट करूँगा। अब ये भी 14 रोज इफ़ेक्ट हो गई हैं। अब हमारे पास टीचर्स का डाटा हमने कॉपी करना है, तो यहाँ पे मैं टीचर्स लिखूँगा और इसको मैं कॉपी रिप्लेस कर रहा हूँ सब्जेक्ट्स के साथ। और ये हमारे पास डाटा पड़ा है शीट 1 में, और इसके बाद आईडी, और उसके बाद हमारे पास है टीचर का नेम, और उसके बाद है हमारे पास डिपार्टमेंट नेम, डिपार्टमेंट आईडी, और उसके बाद है डेजिग्नेशन आईडी। अब इसके बाद मैं इसको सिलेक्ट करके एग्जीक्यूट करूँगा, तो आप यहाँ पे देखें कि यहाँ पे भी 10 रोज़ इफ़ेक्ट हो गई हैं। अब उसके बाद लास्ट हमारे पास जो टेबल है वो सब्जेक्ट्स अंडरस्कोर टीचर्स है, तो यहाँ पे टेबल का नाम लिखूँगा और इसको रिप्लेस कर देता हूँ मैं टीचर्स के टेबल के साथ। तो अब यहाँ पे हम कॉलम्स के नाम लिखते हैं। कॉलम्स के नाम है हमारे पास आईडी, और उसके बाद टीचर आईडी, और उसके बाद है हमारे पास टीचर आईडी के बाद लास्ट पे सब्जेक्ट आईडी। और ये डाटा हमारे पास शीट 5 में पड़ा है, तो यहाँ पे शीट 5 लिखूँगा और इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। तो अभी यहाँ पे देखें कि 14 रो यहाँ पे भी इफ़ेक्ट हो गई हैं। अब लास्ट में हम एक स्टोर प्रोसीजर बनाते हैं और उस स्टोर प्रोसीजर को हम अपने एप्लीकेशन में यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैं एक स्टोर प्रोसीजर क्रिएट करता हूँ, क्रिएट प्रोसीजर, प्रोसीजर का नेम, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ गेट ऑल टीचर्स विद सब्जेक्ट्स। तो यहाँ पे मैं एक स्टोर प्रोसीजर बना रहा हूँ और इसको मैं बिगिन और एंड, और इसके अंदर मैं सिलेक्ट क्वेरी लिखूँगा, सिलेक्ट टीचर नेम फ्रॉम टीचर्स, और इसके बाद हमने डिपार्टमेंट का नेम लिखना है, डिपार्टमेंट का नाम सेलेक्ट करना है, डिपार्टमेंट नेम, और इसके बाद हमने डेजिग्नेशन नेम सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा डिपार्टमेंट्स और डेजिग्नेशन, कॉलम के नेम हमारे पास हैं जी डेजिग्नेशन नेम, और इसके बाद हमने सेलेक्ट करना है क्या, सब्जेक्ट का नेम, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा सब्जेक्ट नेम। और ये भी टेबल में शामिल करूँगा कि इसमें यहाँ पे सब्जेक्ट्स में से वेयर क्लास यूज़ करूँगा, वेयर डिपार्टमेंट आईडी इज इक्वल टू टीचर्स डॉट डिपार्टमेंट आईडी एंड डेजिग्नेशन डॉट आईडी इज इक्वल टू टीचर्स डॉट डेजिग्नेशन आईडी एंड टीचर्स डॉट आईडी इज इक्वल टू सब्जेक्ट्स टीचर्स डॉट टीचर आईडी एंड सब्जेक्ट डॉट आईडी, सब्जेक्ट्स डॉट आईडी इज इक्वल टू सब्जेक्ट्स डॉट सब्जेक्ट आईडी। यहाँ पे मैं लिखूँगा सब्जेक्ट्स और अंडरस्कोर टीचर्स, और इसके बाद यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ इस स्टॉप प्रोसीजर को, और इस स्टॉप प्रोसीजर को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखें कि यहाँ पे ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गए हैं। तो अब यहाँ पे मैं इसको एग्जीक्यूट करके देखता हूँ, गेट ऑल टीचर विद सब्जेक्ट्स, तो इसको मैं सिलेक्ट करके एग्जीक्यूट करूँगा। तो आप देख रहे हैं कि अब हर एक टीचर्स के सामने उसके सब्जेक्ट, उसके डिपार्टमेंट नेम, डेजिग्नेशन नेम
ये अब आपको शो हो रहे हैं। तो यही वाला डाटा अब हमने अपने एप्लीकेशन में शो करवाना है। तो अब हम एप्लीकेशन लिखते हैं कि हम इस डाटाबेस को कैसे कनेक्ट करेंगे अपने एप्लीकेशन के साथ। तो अब हमने उस डाटाबेस को अपने एप्लीकेशन के साथ कनेक्ट करना है। तो अब यहाँ पे मैंने एक वेब एप्लीकेशन बनाई है और आपको यहाँ पे एक web.config फाइल नज़र आ रही है जो कि एक XML फाइल है। तो यहाँ पे मैंने कहा था कि आपने कनेक्शन स्ट्रिंग ऐड करवानी है। तो यहाँ पे मैं कनेक्शन स्ट्रिंग ऐड करवाता हूँ। तो यहाँ पे आपको कनेक्शन स्ट्रिंग नज़र आ रही है और उसमें दो टैग नज़र आ रहे हैं, एक नेम से और दूसरा कनेक्शन स्ट्रिंग से। नेम का टैग हम जब भी अपनी एप्लीकेशन में इस कनेक्शन स्ट्रिंग को गेट करना होगा तो हम इस नेम के टैग से एक्सेस करेंगे। तो चलें अब हम इस कनेक्शन स्ट्रिंग को अपने एप्लीकेशन में एक्सेस करते हैं। तो अब यहाँ पे मैंने एक पेज बनाया है टीचर्स के नाम से और इसकी CS फाइल में जाता हूँ और उस कनेक्शन स्ट्रिंग को एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ। अब सबसे पहले क्योंकि मैंने कहा था कि उस कनेक्शन स्ट्रिंग को कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर के थ्रू आपने एक्सेस करना है, तो यहाँ पे मैं एक नेम स्पेस ऐड करवाता हूँ system.configuration के नाम से। तो अब इसमें एक ऑब्जेक्ट पड़ा है, तो उस ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ पे एक्सेस करूँगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ पब्लिक और इसको स्ट्रिंग में स्टोर करवाना है और एक वेरिएबल का नाम मैं लिख लेता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ config। यहाँ पे हमारे पास एक कनेक्शन स्ट्रिंग और यहाँ पे हमने लिखना है जो कि कनेक्शन स्ट्रिंग के नेम टैग में था। तो नेम टैग में हमारे पास कौन था, तो यहाँ पे मैंने ये लिख लिया और इसने रिटर्न करवानी है कनेक्शन स्ट्रिंग। तो यहाँ पे हमारे पास कनेक्शन स्ट्रिंग इस वेरिएबल में आ गई। अब इसके बाद मैंने कहा था कि आपने SQL की कमांड जो है ना वो बनानी है। अब हम यहाँ पे एक SQL कमांड के लिए एक यूज़र डिफाइन मेथड बनाते हैं जो कि SQL कमांड जो है वो रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे मैं एक पब्लिक और ये SQL कमांड रिटर्न करवाएगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ SQL कमांड। तो अब इसके लिए भी एक हमारे पास लाइब्रेरी ऐड होगी या नेम स्पेस ऐड होगी system.data.sql client। अब इसका मैं यहाँ पे एक नाम रखता हूँ क्रिएट कमांड। तो यहाँ पे मैंने एक मेथड बनाया क्रिएट कमांड के नाम से और इसमें मैंने एक स्ट्रिंग पास कर दी जो कि क्यूरी है। अब इसमें हमने SQL कमांड क्रिएट करनी है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा SQL कमांड cmd = new SQL कमांड और इस कमांड में मैं यहाँ पे बताऊँगा कि ये कमांड किस टाइप की है। तो यहाँ पे मैं कमांड टाइप मेंशन करूँगा cmd.command टाइप। आया कि ये सिंपल क्यूरी है या फिर हमारे पास स्टोर प्रोसीजर है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा कमांड टाइप डॉट स्टोर प्रोसीजर, क्योंकि हमने डाटाबेस के लिए क्योंकि हमने एक स्टोर प्रोसीजर बनाया है डाटा को एक्सेस करने के लिए। अब यहाँ पे मैं लिखूँगा cmd.command text = हमारे पास क्यूरी है या हमारे पास जो स्टोर प्रोसीजर का नाम जो एज ए पैरामीटर पास हो रहा है यहाँ पे वो यहाँ पे आ जाएगा और उसके बाद हमने रिटर्न करवा देना है कि इसको cmd को। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, एक कमांड क्रिएट हो गई। अब उसके बाद मैंने कहा था कि हमने कनेक्शन को ओपन करके डाटा को रीड करना है। तो यहाँ मैं एक और यूज़र डिफाइन मेथड बनाता हूँ और वो हमें रिटर्न करवाएगा क्या, स्ट्रिंग रिटर्न करवाएगा। या हमारे पास मैं डाटा को रीड करके एक रन टाइम पे HTML क्रिएट करके उसको स्ट्रिंग में स्टोर करवाऊँगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे रिटर्न टाइप लिखी है स्ट्रिंग और इस पब्लिक और इस यूज़र डिफाइन मेथड का नाम मैं लिख रहा हूँ रीड कमांड। तो अब इसमें मैंने यहाँ पे लिखा रीड कमांड और इसमें मैंने पैरामीटर पास करना है SQL कमांड का और cmd मैंने दे दिया। अब क्योंकि यहाँ पे मैंने सबसे पहले SQL कनेक्शन को ओपन करना है तो यहाँ पे SQL कनेक्शन का ऑब्जेक्ट बनाऊँगा कनेक्शन = न्यू SQL कनेक्शन और इसमें मैं पास कर दूँगा जो स्ट्रिंग हमने सबसे ऊपर बनाई है ये वाली स्ट्रिंग। तो ये वाली स्ट्रिंग मैं यहाँ पे पास करूँगा एज ए पैरामीटर। तो यहाँ पे पैरामीटर पास हो गया और यहाँ पे मैं लिखता हूँ cmd.connection = con। अब यहाँ पे मैं लोकल वेरिएबल बना लेता हूँ स्ट्रिंग टाइप का और उसका नाम रखता हूँ HTML और इसको मैंने असाइन कर दिया यानी कि एम्प्टी स्ट्रिंग है ये। अब इसके बाद मैंने डाटा को रीड करना है तो मैं ट्राई कैच की ब्लॉक यूज़ करूँगा और यहाँ पे और इसके बाद आखिर पे हमारे पास आता है फाइनली ब्लॉक। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा फाइनली
और इसके बाद ये। अब यहाँ पे ट्राई ब्लॉक में जाते हैं तो सबसे पहले मैं कनेक्शन ओपन करता हूँ और इसके बाद मैं डाटा को रीड करता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा SQL रीडर के नाम से मैं लिखूँगा डाटा रीडर, और यहाँ पे मैंने रीडर के ऑब्जेक्ट बनाया और यहाँ पे मैं लिखता हूँ =cmd.execute_reader। अब यहाँ पे दो ऑप्शन हो सकते हैं कि यहाँ पे तो डाटा रीड होगा या नहीं होगा। तो मैं चेक करता हूँ कि डाटा रीड हुआ है या नहीं। तो उसके लिए मैं ये प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा, इफ़ रीडर हैज़ रोज़ देन हमने क्या करना है कि उस पूरे रीडर को इटरेट करना है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा वाइल रीडर डॉट रीड। तो अब यहाँ पे मैंने लूप लगा के उस सारे की सारी रोज़ को रीड करना है। तो जब भी लूप शुरू होगा तो लूप के स्टार्ट में सबसे पहले मैं एक रो क्रिएट करूँगा। तो जहाँ पे आप नज़र आ रहा है कि मैंने एक रो बनाई है और इसको मैंने एक स्टाइल अप्लाई कर दिया है जो कि ऑलरेडी हमारे पास एप्लीकेशन में है। तो इस रो को मैंने ये स्टाइल अप्लाई कर दिया। तो आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे मैंने एक कॉलम ऐड करवाया है और इस कॉलम के अंदर मैंने वैल्यू ऐड करवानी है। तो यहाँ पे मैं इसके साथ स्ट्रिंग के साथ कंकैटिनेट कर रहा हूँ और रीडर के जो 0 इंडेक्स पे पड़ा होगा उसको मैंने यहाँ पे इस कॉलम में वैल्यू पेस्ट कर दी। तो अब यहाँ पे इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया। अब यहाँ पे कॉलम को एंड करना है तो सबसे आखिर में मैं लिखूँगा कॉलम को ब्रेक करना है। तो यहाँ पे मैं कॉलम को एंड करूँगा तो यहाँ पे हमारे पास इंस्ट्रक्शन एंड हो जाएगी। अब इसके बाद अब यहाँ पे हमारे पास क्योंकि 4 कॉलम हैं, टीचर का नेम, डिपार्टमेंट का नेम, सब्जेक्ट का नेम और हमारे पास डेजिग्नेशन नेम, तो हमारे पास 4 कॉलम हैं तो हमारे पास एक कॉलम हुआ है। तो अब मैं इस इंस्ट्रक्शन को कॉपी करता हूँ और इसके बाद मैं यहाँ पे 4 कॉलम बनाता हूँ, 2, 3 और 4। अब यहाँ पे मेरे पास कॉलम 1 की बजाय कॉलम 2 है, ये कॉलम 3 है और ये कॉलम हमारे पास क्या है 4 है। अब यहाँ पे कॉलम 4, 3 और 2। अब यहाँ पे मैंने यही वाला काम, पहले हमने टीचर्स को रीड किया, फिर हमने डिपार्टमेंट को रीड किया, फिर हमने डेजिग्नेशन को रीड किया, फिर हमने सब्जेक्ट्स को रीड किया। अब यहाँ पे कॉलम बन गया तो यहाँ पे आखिर में मैंने रो को क्लोज़ कर दिया या रो को एंड कर दिया। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा += यहाँ पे क्लोज़ रो का मैंने टैग यूज़ किया। अब यहाँ पे जब लूप ख़त्म हो जाएगा तो फैनली ब्लॉक में आएंगे यहाँ पे हम, और इस फैनली ब्लॉक में हम फैनली ब्लॉक में कनेक्शन को क्लोज़ कर देंगे और रिटर्न करवा देंगे जो हमने HTML की स्ट्रिंग बनाई है। अब हमारे पास दोनों यूज़र डिफाइंड मेथड बन गए, रीड कमांड और राइट कमांड। अब यहाँ पे पेज लोड के इवेंट पे मैंने दोनों मेथड्स को कॉल करना है। तो सबसे पहले मैं क्रिएट कमांड को कॉल करूँगा। अब क्योंकि ये SQL कमांड रिटर्न करवा रहा है तो यहाँ पे मैं स्टोर भी SQL कमांड में ही करवाऊँगा और इस मेथड को कॉल किया। अब यहाँ पे क्योंकि मैंने स्टोर प्रोसीजर का नाम लिखना है तो स्टोर प्रोसीजर का नाम हमारे पास ये वाला है। तो अब यहाँ पे कॉपी करता हूँ और इसको मैं ये स्टोर प्रोसीजर में, तो यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। तो यहाँ पे मैंने एज ए पैरामीटर स्टोर प्रोसीजर का नाम लिखा है। इसके बाद हमारे पास है कि अब यहाँ पे हमने रीड कमांड को कॉल करना है और रीड कमांड हमारे पास क्या है, स्ट्रिंग रिटर्न करवा रहा है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्ट्रिंग और इसको वेरिएबल कंटेंट का नाम देता हूँ और इसको मैं कॉल करता हूँ रीड कमांड और इसके अंदर मैं क्या पास कर देता हूँ, ये जो ऊपर हमारे पास वेरिएबल है इसको यहाँ पे एज ए पैरामीटर पास कर दिया। तो अब हमारे पास यहाँ पे HTML जनरेट हो गई है रन टाइम पे। अब इस रन टाइम HTML को हमने पेज में ऐड करवाना है। तो यहाँ पे मैंने एक टेबल बनाया हुआ है और इस टेबल में मैंने पहले एक रो बनाई और उसमें 4 हेडिंग्स दी हैं और इसके बाद इस टेबल बॉडी में मैंने इसको ID असाइन किया और इस ID को मैंने एक्सेस करना है सर्वर साइड पे। तो अब यहाँ पे जो रन टाइम HTML होगी इस बॉडी के अंदर एम्बेड हो जाएगी। तो उसके लिए मैं यहाँ पे इंस्ट्रक्शन लिखता हूँ टेबल बॉडी डॉट इनर HTML = कंटेंट। तो अब यहाँ पे इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो देखते हैं कि क्या रिज़ल्ट आता है। तो अब यहाँ पे आप देखें कि आपको सारे के सारे, जैसे आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि राशिद जहांगीर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग पढ़ा रहे हैं और कंप्यूटर साइंस हैं लेक्चरर, विजुअल प्रोग्रामिंग, वेब इंजीनियरिंग, डेटाबेस सिस्टम्स। उसके बाद रिहान अशरफ डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन और इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक्स 1, लीनियर अलजबरा, कैलकुलस,
इमेज प्रोसेसिंग। तो आपको हर एक टीचर के आगे उसके सब्जेक्ट नेम और उसका डिपार्टमेंट और डेजिग्नेशन नज़र आ रहे हैं। जैसे ज़ाकिर अली इन्वायरमेंटल साइंस असिस्टेंट प्रोफेसर, मोहम्मद अशरफ मैनेजमेंट साइंस असिस्टेंट प्रोफेसर। तो इसी तरह हर एक टीचर के सामने उसका डिपार्टमेंट का नेम और उसकी डेजिग्नेशन और सब्जेक्ट नेम नज़र आ रहा है। तो ये थी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। और अगर आप चाहते हैं कि आपको आने वाली वीडियोस टाइम पे मिलती रहें तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। खुश रहें और खुश रखें। थैंक यू वेरी मच।